तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी को रिपीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो कि मैं आपके लिए काम करूं, तो सब्सक्रिप्शंस देते रहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट्स, रिलेशन और रिलेशनशिप्स में डिफरेंस होता है। रिलेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन मीन्स टेबल। अगर हम एक टेबल की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिलेशन, और जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस की बात करें तो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। RDBMS में एक टेबल को एक रिलेशन कहते हैं, जबकि रिलेशनशिप का मतलब होता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब है दो एंटिटी टाइप्स के बीच में रिलेशन। एंटिटी टाइप का मतलब है दो टेबल्स, दो टेबल का मतलब है दो रिलेशंस। तो या तो हम रिलेशन कहें, या हम टेबल कहें, या हम एंटिटी टाइप कहें, तीनों चीज़ सेम है। रिलेशन, टेबल और एंटिटी टाइप। तो रिलेशनशिप्स आर यूज टू कनेक्ट एंटिटीज एंड रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डिपेंडेंसी बिटवीन दैम। तो एंटिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए और उनके बीच में डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिपेंडेंसी का मतलब ही रिलेशन से रिलेटेड है। अगर डिपेंडेंसी होगी तभी रिलेशनशिप होगा, अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं होगा। The way in which two or more entity types are related is called relationship type. Relation type बोल दो या relationship type। जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटी टाइप्स के बीच में मतलब जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम रिलेशनशिप टाइप बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। इसमें आपके दो एंटिटी टाइप्स हैं, एक तो एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप क्या होगा? बाइनरी रिलेशनशिप टाइप होगा। क्लियर? इज क्लियर इतना? Next, in ER diagram, relationship types are represented as diamond shaped boxes. ER diagrams की बात करें तो ER की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में डायमंड शेप्ड बॉक्सेस को का यूज़ करते हैं हम रिलेशनशिप टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिग्री ऑफ ए रिलेशन इज रेफर टू एज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। अगर किसी रिलेशन की डिग्री पूछी जाए, मतलब टेबल की डिग्री पूछी जाए, रिलेशन में कन्फ्यूज मत हो जाना। रिलेशन का मतलब यहाँ पे टेबल से होता है। एक टेबल के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनको उसकी डिग्री बोल देते हैं। अगर 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो उसकी डिग्री 4 हो जाएगी। और कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, टपल्स कितने हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इज रेफर टू एज नंबर ऑफ टपल्स रोज इन ए रिलेशन। अगर एक रो के अंदर 5 टपल्स हैं, 15 टपल्स हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी उसके रोज के हिसाब से वही हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप की डिग्री का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है कि उसमें कितने एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप टाइप इज रेफर टू एज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स इन रिलेशनशिप। तो अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप टाइप, क्योंकि डिग्री, अगर हम रिलेशन की डिग्री पढ़ें तो रिलेशन का डिग्री का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। और अगर हम रिलेशनशिप टाइप की डिग्री की बात करें तो नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो रिलेशनशिप टाइप की डिग्री बता देता है। जैसे बात करें बाइनरी रिलेशनशिप की, ए रिलेशनशिप टाइप ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। तो डिग्री 2 का जो रिलेशनशिप टाइप होता है उसे बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो एंटिटी टाइप आपके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, इसमें एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो रिलेशंस हैं, दो एंटिटी टाइप्स हैं जिनमें रिलेशनशिप हो रहा है। और रिलेशनशिप का नाम क्या है? वर्क्स फॉर। एक एंटिटी टाइप हो गया एम्प्लॉय और दूसरा एंटिटी टाइप हो गया डिपार्टमेंट, और उनके बीच में रिलेशनशिप जो हो गया उसका नाम है वर्क्स फॉर। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्नरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है? टर्नरी रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप टाइप ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। मतलब ऐसा रिलेशनशिप टाइप जिसमें डिग्री 3 हो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका मतलब उसके अंदर थ्री एंटिटी टाइप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है सप्लायर, सप्लाई ए पार्ट टू ए प्रोजेक्ट। इसमें सप्लायर एक एंटिटी टाइप है, पार्ट एक एंटिटी टाइप है और प्रोजेक्ट एक एंटिटी टाइप है, जबकि सप्लाई उनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोल नेम क्या होता है? द रोल नेम सिग्निफाइज द रोल दैट ए पार्टिसिपेटिंग एंटिटी प्लेज इन ईच रिलेशनशिप इंस्टेंस। तो हर एक एंटिटी किसी भी रिलेशनशिप में एक रोल अदा करती है, एक रोल सिग्निफाई करती है। उस रोल को बोलते हैं हम रोल नेम। जैसे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय तो वर्कर हो गया जो काम करता है, और डिपार्टमेंट जिसके लिए वो काम किया जा रहा है
तो एम्प्लॉई वर्कर है, जबकि डिपार्टमेंट इसमें एक तरह का हम कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो हर एक का रोल अलग है। एम्प्लॉई का रोल क्या है कि वो वर्कर है, और डिपार्टमेंट का रोल क्या है, वो एम्प्लॉयर है इसमें, उस केस में। रिकर्सिव रिलेशनशिप्स, रिकर्सिव का मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट्स? रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीटेटिव, जो रिपीट होता हो उसे हम रिकर्सिव बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास C++ में भी आ चुका है, रिकर्जन हम वर्ड यूज़ करते थे वहाँ पे। तो रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीटेटिव, जो रिपीट होता हो। तो रिकर्सिव रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं? इन सम केसेस द सेम एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट्स मोर देन वंस इन ए रिलेशनशिप टाइप इन डिफरेंट रोल्स। अगर कोई एक एंटिटी टाइप अलग अलग रिलेशनशिप टाइप्स में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे अलग अलग रोल्स में, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। इन सम केसेस द सेम एंटिटी टाइप, मतलब सेम एंटिटी टाइप तो सेम है, लेकिन वो एक से ज़्यादा बार पार्टिसिपेट कर रहा है और अलग अलग रोल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है किसी रिलेशनशिप के अंदर। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप टाइप है उसे हम रिकर्सिव रिलेशनशिप बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, सुपरवाइज़र वो एक सुपरविजन रिलेशनशिप ले लेते हैं हम नीचे। फॉर एग्जांपल, सुपरविजन रिलेशनशिप इज ए रिकर्सिव रिलेशनशिप वेयर एम्प्लॉय एंटिटी टाइप प्लेज द टू रोल्स ऑफ सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजी। मतलब टेबल तो एक ही है एम्प्लॉय, उस टेबल के अंदर आपका हर एक एम्प्लॉय सुपरवाइज़र का रोल भी प्ले कर रहा है और सुपरवाइजी का रोल भी प्ले कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? सुपरविजन रिलेशनशिप। इसमें जैसे ए जो है वो बी का सुपरवाइज़र है, एग्जांपल देखो नीचे टेबल में, ए सुपरवाइज़र है बी का, बी सुपरवाइज़र है सी का, और सी सुपरवाइज़र है ए का। तो ये रिपीटेटिव हो गया, आपस में रिपीटेटिव है। मतलब ए अगर सुपरवाइज़र है तो ए सुपरवाइजी भी है, बी अगर सुपरवाइज़र है तो बी सुपरवाइजी भी है किसी ना किसी का, सी अगर सुपरवाइज़र है तो सी सुपरवाइजी भी है। तो हर एक जो एम्प्लॉई है वो सुपरवाइज़र का रोल भी प्ले कर रहा है और सुपरवाइज़र का रोल भी प्ले कर रहा है। मतलब हर एक जो एंटिटी टाइप, हर एक जो हम कह सकते हैं कि हर एक एंटिटी टाइप है जो वो मतलब एक से ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है एक ही रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? रिकर्सिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए वीक एंटिटी टाइप रिलेट टू अनदर। वीक एंटिटी टाइप कौन सा होता है स्टूडेंट्स? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा तो मैं बता देता हूँ। वीक एंटिटी टाइप उस एंटिटी टाइप को बोलेंगे जिसके अंदर कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता। जिसके अंदर की एट्रीब्यूट होता है उसे तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बोलते हैं और रेगुलर एंटिटी टाइप बोलते हैं। लेकिन जिसमें कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम वीक एंटिटी टाइप बोलते हैं। तो व्हेन ए वीक एंटिटी टाइप रिलेट टू अनदर एंटिटी टाइप देन दिस अनदर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग और ओनर एंटिटी टाइप। मतलब अगर हम दो एंटिटी टाइप के बीच में रिलेशन करवा रहे हैं तो उनमें से एक वीक एंटिटी टाइप है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप होगा जिसके साथ रिलेशन होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है उसको हम ओनर एंटिटी टाइप भी बोल सकते हैं और आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप भी बोल सकते हैं। द रिलेशनशिप टाइप that relates a weak entity type to its owner then the relationship is called identifying relationship। तो जब हम एक वीक एंटिटी टाइप को उसके ओनर एंटिटी टाइप या आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक वीक एंटिटी टाइप को हम उसके ओनर एंटिटी टाइप या आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप से कनेक्ट करते हैं तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप टाइप होता है उस रिलेशनशिप टाइप को हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ER डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हम बार बार पढ़ रहे थे ना। ER डायग्राम क्या होता है? ER की फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो उसमें हम कुछ डायग्राम्स के थ्रू हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी टाइप को हम अलग रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप्स को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी टाइप को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, की एट्रीब्यूट्स को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स को हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारे हैं, तो इनको समझेंगे सर स्टूडेंट्स। अगर मैंने सिंपल रेक्टेंगुलर बनाया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया ना, तो यहाँ पे आप सिंगल एक रेक्टेंगल बनाते हो तो वो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एक एंटिटी टाइप को। इसी तरीके से डबल लाइन रेक्टेंगल है नीचे, तो ये रिप्रेजेंट करता है वीक एंटिटी टाइप को। इसी तरीके से डायमंड शेप्ड बॉक्स है, ये रिलेशनशिप टाइप को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये डबल लाइंड डायमंड है
बॉक्स है, तो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। इसी तरीके से नीचे ये जो एलिप्स बनाया है, ये एलिप्स एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और ये डबल लाइन आपका जो है एलिप्स है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स? जिस एट्रीब्यूट की एक एंटिटी के लिए डिफरेंट वैल्यूज हो। जैसे मैंने कार का पढ़ा था ना, कार के मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग सब सेम थे, लेकिन कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं एक सिंगल कार के ही। कोई कार ब्लैक है तो कोई रेड में है, कोई वाइट में है। तो इसमें जो कलर एट्रीब्यूट था वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट के लिए हम एक अंडरलाइन लगाएंगे, जो भी हम लिखेंगे उसके नीचे एक ये लाइन आ जाएगी, ये की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है। और पार्शियल की एट्रीब्यूट है तो हम ये डॉटेड लाइन लगाएंगे। पार्शियल की एट्रीब्यूट हम बोलते हैं जनरली नेम वगैरह को। देखो, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट में की एट्रीब्यूट होगा रोल नंबर, क्योंकि एक रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है और रोल नंबर से हम पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में की एट्रीब्यूट तो मेरा रोल नंबर होगा। और पार्शियल की एट्रीब्यूट की बात करें तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि की एट्रीब्यूट ना हो, लेकिन फिर भी हम उसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि नेम, अब क्लास में एक नाम वाले कई स्टूडेंट हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अगर क्लास में हर एक का नाम यूनिक है, तब पार्शियल की एट्रीब्यूट भी आपका काम करता है। उस केस में आपका जो नेम है, नेम एक पार्शियल की एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बहुत सारे इंडिविजुअल एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है। जैसे ये एड्रेस, एड्रेस को मैं कंपोजिट एट्रीब्यूट कहूँगा, क्योंकि एड्रेस से हम हाउस नंबर निकाल सकते हैं, सिटी निकाल सकते हैं, स्टेट पिन कोड निकाल सकते हैं। तो आपका जो एड्रेस होता है वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। इसी तरीके से ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को हम डॉटेड एलिप्सिस में लिखेंगे, डॉटेड एलिप्स में लिखेंगे। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट किया जाए या निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, एज निकालनी है मुझे, तो एज डेट ऑफ बर्थ से ही निकलेगी। जब किसी की रिटायरमेंट की एज निकालनी है तो रिटायरमेंट की एज भी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी। ठीक है ना? तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब होता है वैसा एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट किया जाए या उससे निकाला जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट 89 नंबर पे चलते हैं। द ER डायग्राम्स आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज़। तो ER डायग्राम्स का मेनली यूज़ क्या होता है? एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम्स का यूज़ करते हैं ना ER डायग्राम्स में। तो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंसेप्ट है जनरलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरलाइजेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जनरलाइज करना। जनरलाइज का मतलब है कॉमन करना। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जनरल बना देना। अब स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट्स को बीच में जनरलाइज बताना है तो वो हम बना सकते हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो खैर पढ़ते हैं इसके बारे में। 90 नंबर, जनरलाइजेशन इज एन अब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस या अब्स्ट्रैक्टिंग प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ व्यूइंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल जनरल क्लास बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक कुक, वाटर, कैशियर। तो वही चीज़ मैं बता रहा था स्टूडेंट्स, जनरलाइज करना, कॉमन बनाना। अब कुक, एक कुक है हमारे पास, एग्जांपल में कुक दे रखा है यहाँ पे। कुक भी है, वेटर भी है, कैशियर भी है। अच्छा, मैं कुछ और एग्जांपल ले लूँ। कुक, वो कुक, वेटर, कैशियर, टीचर, है ना? सारे क्या है? एम्प्लॉय हैं। टीचर भी एक एम्प्लॉय होता है, काम करता है किसी दूसरे के लिए। वेटर भी किसी होटल के लिए काम करता है, कुक भी किसी होटल के लिए काम करता है, किसी मतलब इन सब के एम्प्लॉयर कोई दूसरा है, ये सारे एम्प्लॉय हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ये सारे एम्प्लॉय हैं। तो ये सारे ही एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। बेशक ये ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों, लेकिन ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास क्या? एम्प्लॉय। कुक भी एक एम्प्लॉय है, वेटर भी एक एम्प्लॉय है, कैशियर भी एक एम्प्लॉय है और टीचर भी एक एम्प्लॉय है। तो इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ व्यूइंग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए सिंगल जनरल क्लास बाय कंसंट्रेटिंग ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में यही है कि ये दूसरे के लिए काम करते हैं और इनकी एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइमिंग होती है जिस टाइमिंग में ये काम करते हैं। ठीक है, इनके एक सभी सैलरी लेते हैं, सभी को सैलरी मिलती है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी में कि सभी एम्प्लॉई हैं। दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन।
अब 91 की बात करें तो स्पेशलाइजेशन वाली टर्म आ जाती है कि स्पेशलाइजेशन क्या है फिर। तो स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू क्रिएट वन और मोर न्यू क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Specialization is the reverse process of generalization. Example, full-time employee is specialization of employee entity set. तो स्टूडेंट्स, जनरलाइज में क्या किया था, हमने अलग अलग टाइप के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को लेके एक जनरलाइज क्लास बना दी थी कि सभी एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई वहाँ पे जनरलाइजेशन में हमने कर दिया था। लेकिन स्पेशलाइजेशन में क्या किया, अब किसी भी एम्प्लॉई में हम अब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स में या क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देता हूँ और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करने के बाद मेरे पास न्यू क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम स्पेशलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कुक, वेटर, कैशियर, ये सारे जनरलाइजेशन अगर इनका किया जाए तो सारे एम्प्लॉई हैं। लेकिन अब एम्प्लॉयज़ में भी स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है कि कुछ एम्प्लॉय मेरे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ मेरे रेगुलर एम्प्लॉय हैं। स्पेशलाइजेशन आ गया ना, एम्प्लॉय तो सारे थे लेकिन कुछ एम्प्लॉय मेरे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ पार्ट टाइम काम करते हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज़ फुल टाइम काम करते हैं। फुल टाइम सैलरी मिलती है और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को पार्ट टाइम सैलरी मिलती है पार्ट टाइम के हिसाब से। तो वो हो गया स्पेशलाइजेशन। एम्प्लॉयज़ के बीच में भी स्पेशलाइजेशन कर दिया। स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयज़ में हर दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ थे लेकिन उनमें कुछ अलग से स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ गई कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ जो है पार्ट टाइम काम करते हैं और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है वो फुल टाइम काम करते हैं। दोनों की सैलरी में भी डिफरेंस आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा मेरे पास। नेक्स्ट इज़ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। एग्रीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट thereby abstracting a higher level object. In this manner, the entity person is derived by aggregating the characteristics name, house number, city, etc. Repeat कर देता हूँ एक बार। Aggregation is the process of compiling information on an object, thereby abstracting a higher level object. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं उन सभी को कंपाइल करके हायर लेवल ऑब्जेक्ट का निकालना एग्रीगेशन होता है। मीन्स अब एग्जांपल दिया हुआ जैसे नीचे आपको कोई नेम दिया हुआ है, हाउस नंबर दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। लेकिन इस सारी डिटेल्स से हमें क्या पता चलता है, ये सारी डिटेल्स हमें क्या बताती हैं, एक हायर लेवल ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है, किसी पर्सन के बारे में बता रही हैं। अगर आपको नेम दे दिया राकेश, उसका घर का एड्रेस दे दिया, सिटी दे दिया, सब कुछ दे दिया उसकी डिटेल्स, तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें मिल क्या रहा है, एक पर्सन की डिटेल मिल रही है। तो हमें ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट thereby abstracting a higher level object. In this manner the entity person is derived by aggregating the, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्रीगेट करके हमें एक एंटिटी मिल रही है, नई पर्सन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे चलें। 93 नंबर, रिलेशनल मॉडल प्रोवाइड्स एक्सेलेंट सपोर्ट फॉर एडॉक क्वेरीज। ये एडॉक क्वेरीज वर्ड ना बहुत बार आएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेरीज क्या होती है पहले तो ये बता दो, क्वेरीज का मतलब क्या होता है। क्वेरी को अगर हम सिंपल इंग्लिश की बात करें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे क्वेरी का क्या मतलब है, जनरली अगर हम क्वेरी की बात करें तो हमारे दिमाग में सीधा एसक्यूएल ही जाता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे एसक्यूएल होती है क्वेरी, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है। वहाँ पे हम करते क्या एक्चुअल में, क्वेरीज में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन पूछने का मतलब हम कमांड देते हैं, उसके बदले में हमें एक आउटपुट मिलती है, हमें रिजल्ट मिलता है, उसको ही हम क्वेरी बोलते हैं। जैसे एसक्यूएल में मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने एसक्यूएल में लिखा है। इसका मतलब मैं एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे, इसी को हम क्वेरी बोलते हैं। अब बात आती है कि रिलेशनल मॉडल हमें एक एक्सीलेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है एडॉक क्वेरीज के लिए। एडॉक क्वेरीज का क्या मतलब है, तो आगे स्टूडेंट्स इसके बारे में लिखा हुआ है। In ad hoc query,
एन एडॉक क्वेरी इज ए स्टेटमेंट that is not included in a stored procedure and not parameterized। मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स को हम एडॉक क्वेरीज बोलते हैं जिन्हें किसी भी प्रोसीजर में नहीं लिखा जाता, ये इंडिविजुअली एग्जीक्यूट की जाती हैं। इनको हम किसी प्रोसीजर में लिख के एग्जीक्यूट नहीं करवाते, ना ही इनको हम पैरामीटराइज करते हैं, इनमें कोई पैरामीटर पास करते हैं, और ना ही इनको हम किसी स्टोर्ड प्रोसीजर में लिखते हैं। इनको हम इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रॉम्प्ट्स पे। एसक्यूएल प्रॉम्प्ट होता है, उस प्रॉम्प्ट पे अगर मैं डायरेक्टली किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, उसे बिना किसी प्रोसीजर के अंदर लिखे या बिना कोई पैरामीटर पास किए, तो इस टाइप की जो क्वेरी होती है वो मेरी एडॉक क्वेरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल से अच्छा अगला भी पढ़ लेते हैं, खैर ये बीच में आ जाएगा। ए रिलेशन विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड यूनि रिलेशन। तो हमने पढ़ा था सर स्टूडेंट डिग्री, एक रिलेशन की डिग्री क्या होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक ही कॉलम है तो उसकी डिग्री, उसको हम यूनि रिलेशन बोलेंगे, यूनिरी रिलेशन बोलेंगे। 2 कॉलम है तो उस बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। 3 कॉलम है तो उसको हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट कीज़ के बारे में है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन